Good morning. I'm Dr. Atmaram Pawar. Welcome to NEP Parayana, episode number 7. The NEP Parayana series, which is based on my understanding and your suggestions regarding implementation of NEP. Today, in this 7th episode, so we'll see the institutional reform, what is the required for better implementation. So institutional structure, now we have different colleges course wise or discipline wise. In general, we have the art, commerce, science, as the general science, humanity, technical colleges, engineering, pharmacy, management, then the health, allopathic, Ayurveda, nursing, the vocational courses, and liberal arts. So the aim of this in EP is to minimize the fragmentation. So at present we have the fragmented area of the education. So the main thrust of this policy regarding the education is to end fragmentation of higher education by transforming higher education institute into large multidisciplinary universities, colleges with strength of more than 3000. So this is the written in the NEP document, and this is the aim. So what is the action required? Action required is to come together, either make a cluster by working with the other colleges, other institutes of your own institute, the parent institute or nearby institutes, so that number of different disciplines will make one university. This is the cluster university. So therefore, start finding academic partners. If you are stand alone, single institute, then it is very difficult to have this NEP concept implementation in your institute, because in NEP it requires major, minor, multidisciplinary, value added, performance, arts, sports, number of such courses are required. Therefore, start finding academic partner. And third important is, if you are not accredited by NAC, make a preparations to undergo accreditation. If you are NAC accredited, then you can be autonomous. This is the benchmark for that. So therefore, what is important? Important is, instead of बिखरा हुआ परिवार, आपको एकजुट परिवार बनना है, आपको एक साथ जाना है आगे. तो दिस इज द क्लस्टर यूनिवर्सिटी है, और यहाँ अकेला अकेला कर रहा है. तो हमें क्या करना है, जैसा कि मैंने पहली स्लाइड में बोला था कि अब हमारे पास सब फ्रैगमेंटेड है, मगर मुझे ड्रग सिंथेसिस करना है, एक एपीआई बनाना है, तो मुझे सिर्फ फार्मेसी करके नहीं होगा, मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी अच्छी आनी चाहिए, मुझे थोड़ा केमिकल इंजीनियरिंग का पार्ट अच्छा जाना चाहिए. उसके आगे भी फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट कौन से है जो आयुर्वेदा में यूज करते हैं, हर्बल में यूज करते हैं, उसमें मैं कुछ मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ क्या. और ये सब करने के बाद मुझे थोड़ा रिलैक्सेशन चाहिए, मुझे थोड़ा म्यूजिक चाहिए, परफॉर्मेंस आर्ट चाहिए, ये सब मिला के हमें आगे जाना है. तो ना हमारी हेल्थ यूनिवर्सिटी रहेगी, ना हमारी साइंस टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी रहेगी, मगर एक हमारी यूनिवर्सिटी रहेगी जो मल्टी डिसिप्लिनरी है, वो रहेगी यूनिवर्सिटी एज पर द NEP, विच इज द बिग मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी. तो देयरफॉर वी हैव टू फाइंड पार्टनर्स. हमें पार्टनर्स चाहिए, जैसा फार्मा चाहिए, क्लिनिकल रिसर्च चाहिए, हर्बल चाहिए, ड्रग केमिस्ट्री चाहिए, उसके साथ परफॉर्मेंस आर्ट चाहिए, रेगुलर आर्ट चाहिए, मैनेजमेंट चाहिए, सोशल साइंस चाहिए. ये सब पार्टनर हमें ढूंढने हैं और आगे जाना है, तैयारी करनी है कि नहीं. तो हमारी जो परंपरा है, हमारी ट्रेडिशन है, वो इंडियन ट्रेडिशन एक्चुअली होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी वाली थी, मगर ब्रिटिश लोग आ गए और उन्होंने हमें बहुत डिसिप्लिन में किया. डिसिप्लिन, ये आप पढ़ो, वो पढ़ो, वो पढ़ो, ये नहीं पढ़ना, वो दूसरे कोर्स का है, वो हमने कैरी किया. तो जीत किसकी हो गई? रानी एलिजाबेथ की हो गई. एक इंग्लिश में पढ़ना, सब कुछ पढ़ना है, स्टैंडर्ड बन गया. इंग्लिश जैसा ड्रेस कोड करना, इंग्लिश जैसा सब रहना, और वही एंगल से पढ़ना. तो सोचो मत, रट्टा मारो, क्लेरिकल काम करो, कम्युनिकेशन पे दे दो, ये हो गया. मगर यहाँ हमारी हिस्ट्री थी तक्षशिला यूनिवर्सिटी, द फर्स्ट यूनिवर्सिटी मल्टी डिसिप्लिनरी एंड होलिस्टिक थी. नालंदा यूनिवर्सिटी, यहाँ देखो वैभवी यूनिवर्सिटी, विश्व विक्रमशिला यूनिवर्सिटी,
ऑल दीज यूनिवर्सिटीज आर द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी। यहाँ सब बातें एक साथ पढ़ाई जाती थी, ये हमें आगे जाके करना है। तो अभी तो क्या हो रहा है इंडिया में, देख लो ना। तो ये है स्टेट यूनिवर्सिटीज, नंबर देखो 460 है, ये जो गूगल पे है, जो मिला मुझे स्टेट वाइज उसका नंबर है। तो 460 स्टेट यूनिवर्सिटीज है जो कि मेन इंस्टीट्यूशनल सेटअप है इंडिया का। तो स्टेट यूनिवर्सिटी से सबसे ज्यादा कॉलेजेस रहते हैं, एफिलिएटेड रहते हैं और वो हम एजुकेशन देते हैं। अभी जाएंगे हम देखेंगे तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी का नंबर देखेंगे तो अभी है 430, इसकी डेट लिखी है मैंने नवंबर 22 की। देखो अभी ये डिफरेंस कम हो रहा है, डिफरेंस कम हो रहा है यानी कि नंबर ऑफ कॉलेजेस, नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट्स आर कमिंग एज द प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, सो ये नंबर बढ़ रहा है। उसके आगे जाएंगे हम एटोनॉमस कॉलेजेस, अभी देखो नंबर बहुत बढ़ गया है, 1000 के पास गया है। उसमें भी आंध्र प्रदेश देखो 50 है, कर्नाटका 22 है, महाराष्ट्र 35 है, तमिलनाडु 97 है, तेलंगाना 61 है। तो अभी एटोनॉमस कॉलेजेस का भी नंबर बढ़ रहा है। तो लोग एनईपी की ओर जा रहे हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी 127 है, इसकी हिस्ट्री बहुत अच्छी है। 1958 में पहली यूनिवर्सिटी बन गई, अभी है इसमें भी एडेड है, नॉन एडेड है, गवर्नमेंट है, मगर डीम्ड है। अभी ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है। और लास्ट है सेंट्रल यूनिवर्सिटी 56 है, दिल्ली में 7 है, यूपी में 6 है। सो दिस इज इन जनरल द इंस्टीट्यूशनल सेटअप ऑफ इंडिया फॉर द एजुकेशन, हायर एजुकेशन। अभी हमें क्या करना है, क्लस्टर बनना है, ऑटोनॉमस बनना है। तो मैं बोलूंगा स्टेट यूनिवर्सिटी से आगे जो भी रेडी फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनईपी है वो कौन लोग है, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाले हैं, वो डीम्ड यूनिवर्सिटी वाले हैं, ऑटोनॉमस वाले हैं, क्योंकि उनकी छोटी छोटी सेटअप बनी है, यूनिवर्सिटी का वर्किंग चला है। और अलग अलग डिसिप्लिन एक साथ मिलके वो उनका टीचिंग लर्निंग दे रही है। सो दे आर वन स्टेप अहेड देन द एफिलिएटेड कॉलेजेस, ये मुझे बोलना था। और नंबर भी बहुत मोटिवेटिंग है, इनकरेजिंग है टू इम्प्लीमेंट द एनईपी। तो अभी टाइप्स ऑफ इन हायर एजुकेशन कैसा रहेगा एनईपी में, तो एनईपी क्या बोलती है, यूनिवर्सिटी का डेफिनेशन क्या करती है, यूनिवर्सिटी विल बी अ मेन मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग दैट ऑफर्स अंडरग्रेजुएट, the graduate and the research component with high quality teaching, research, community engagement। तो ये डेफिनेशन है। तो शॉर्ट में क्या है कि हर एक डिसिप्लिन एक साथ होगा और एक बड़ी मल्टी डिसिप्लिनरी होगी। तो अभी उसका 3 कैटेगरी में उन्होंने कैटेगराइजेशन किया है। ऑटोनॉमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेज, एक कॉलेज है, नैक बनेगा, ऑटोनॉमस के लिए अप्लाई करेगा और ऑटोनॉमस कॉलेज बनेगा, वो डिग्री दे रहा है, तो एक डिग्री दे रहा है। दूसरा है टीचिंग इंटेंसिव यूनिवर्सिटी, रिसर्च भी करती है मगर उसमें थोड़ा ज्यादा टीचिंग का कंपोनेंट है। और तीसरी है रिसर्च वाली इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, अभी यहाँ रिसर्च ज्यादा चलता है। तो क्या है कि हम अभी जो भी कॉलेज एफिलिएटेड है उन्होंने ऑटोनॉमस के ऊपर जाना चाहिए, नैक करना चाहिए। जो भी ऑटोनॉमस है उन्होंने थोड़ा आगे जाके रिसर्च का कंपोनेंट बढ़ाना चाहिए, तो वो बनेगी रिसर्च मगर टीचिंग है, और आगे जाके हमें उसका कन्वर्जन रिसर्च इंस्टीट्यूट में करना चाहिए। ये किया तो आपकी यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज होगी, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के लिए तैयार होगी। तो इसलिए ये 3 पार्ट बनाए हैं। तो अभी ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन है, एक दिन में कुछ होने वाला नहीं, बहुत पीरियड सोच समझ के किया है। तो आगे देखेंगे। तो ग्रेजुअली फेजिंग आउट सिस्टम ऑफ एफिलिएटेड कॉलेजेस, एफिलिएटेड स्लोली बंद करना है और उसका कन्वर्जन ऑटोनॉमस, क्लस्टर या ऐसा आगे जाना है। कॉलेजेस विल करंटली एफिलिएटेड टू यूनिवर्सिटी शेल अटेंड द रिक्वायर्ड बेंचमार्क्स, टाइम दे रहे हैं आप डेवलपमेंट करो, आप क्राइटेरिया बनाओ, आप आपका सेटअप करो, एकेडमिक बॉडीज करो, और आप नैक एक्रेडिटेड हो जाओ और ऑटोनॉमस बन जाओ। स्लोली मगर ये करना है। विथ एप्रोप्रिएट एक्रेडिटेशंस ऑटोनॉमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेजेस कुड इन्वॉल्व, तो आपको एक पहला ऑटोनॉमी चाहिए, बाद में उसका ग्रो जैसे मैंने बोला टीचिंग यूनिवर्सिटी में होगा, बाद में रिसर्च यूनिवर्सिटी में होगा। टाइम लगेगा, टाइम कितना लगेगा,
all higher education institutes will first be planned to become multidisciplinary. 2 साल हमारे कोरोना की वजह से गए हैं, टारगेट था 2030, तो अभी हमारे पास 6 साल है। वो 6 साल में हमारी हर एक यूनिवर्सिटी हम प्लान करेंगे कि वो मल्टीडिसिप्लिनरी बन जाए। एंड 2040 ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स शैल एम टू बिकम अ मल्टीडिसिप्लिनरी। तो पहला हमें कम से कम ऑटोनॉमस बनके हमारा डीएफिलिएशन होना चाहिए इस डिकेड में, और नेक्स्ट डिकेड में हमारी मल्टीडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, जो एक्सपेक्टेड है 3000 के ऊपर स्टूडेंट रहेंगे। अभी ये बोलने में है, अभी डेटा क्या बोलता है देखेंगे। ये डेटा है 2021-22 का। हम देखेंगे अभी इंडिया में नंबर ऑफ स्टूडेंट वाइज हमारी कैसा स्टैटिस्टिक्स है। तो पहला देखिए तो हम बिलो 200, 0 to 50, 50 to 100, 100 to 200, ये तीनों का पकड़ा तो 35% होता है। तो 35% कॉलेजेस हायर इंस्टीट्यूट्स आर हैविंग अ स्ट्रेंथ, स्टूडेंट स्ट्रेंथ बिलो 200। 200 to 500 में 30 मीन्स 65% है उसका नंबर 500 के नीचे। अभी 2000 to 3000 3.8 ही है, 3000 के ऊपर 4.5 है। ये एरिया है वो नियर टू ड्रीम है। हमारा ड्रीम क्या है, 3000 वाली एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट चाहिए मल्टीडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी, तो ये उसके क्लोजर है। तो इसका मीनिंग क्या है, ओनली अबाउट 8% ऑफ द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट 3000 के करीब है। आज नहीं है मगर करीब है, वो ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। तो हम बोलेंगे जैसा कि एक्सपेक्टेड किया है कि 2040 तक हमारी हर एक हायर इंस्टीट्यूट ये मल्टीडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी बनेगी या नहीं बनेगी। जो ना बोलेंगे तो उनको मैं बोलता हूं कि हमें हाँ बोलना है, क्योंकि अभी पीछे नहीं हटना है। मगर इसके लिए क्या चाहिए, मास एफर्ट्स चाहिए। हर एक ने एनईपी सुनना चाहिए, एनईपी समझना चाहिए, एनईपी इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। आज ऐसा दिख नहीं रहा है। कई कॉलेज में प्रिंसिपल को भी मालूम नहीं, कई कॉलेज में 1-2 लोगों को मालूम है, दूसरों को मालूम नहीं। अभी हर एक को मास इन्हें क्या कि संस्था से लेके यूनिवर्सिटी से लेके ओनली वाइस चांसलर को मालूम है काम चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। वाइस चांसलर रजिस्ट्रार को मालूम है, प्रिंसिपल को मालूम होना चाहिए, हर एक फैकल्टी को मालूम होना चाहिए, स्टूडेंट को मालूम होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स को भी मालूम होना चाहिए। तो ये मास एक्टिविटी रहेगी, हमारी मूवमेंट रहेगी, एफर्ट्स रहेगी, तो ही हम अचीव करेंगे, नहीं तो मुश्किल है। तो ये इसका एक एग्जांपल है। कभी कभी कंफ्यूजन भी होता है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर का एक न्यूज है, वो न्यूज के किसके बारे में है कि ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी है, तो उनका कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। क्यों अच्छा नहीं चल रहा है, थोड़ी निगेटिविटी है। उन्होंने क्या बोला है कि यूजीसी ने प्रॉमिस किया था कि ऑटोनॉमस हो तो 2018 में कि हम आपको फंडिंग देंगे। तो ये यूनिवर्सिटी 4 यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमस, उनको इनिशियली फंडिंग भी मिला है, अभी फंडिंग नहीं मिला है। तो उनका पॉइंट है कि हम ऑटोनॉमस जाए या न जाए। तो अभी देखो कि हर एक इंडिया की यूनिवर्सिटी, हर एक यूनिवर्सिटी नहीं, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को ऑटोनॉमस बनना है समझो, तो ये पॉसिबल है क्या गवर्नमेंट को हर एक को पैसा देना। तो ऐसी बातें हैं, वो पेपर में आने से क्या होता है, निगेटिविटी आती है। फैक्ट उस टाइम रहेगी, मगर अभी क्लैरिफिकेशन चाहिए कि भाई पैसा नहीं मिलेगा, तो मिलने वाला क्या है, फ्रीडम मिलने वाला है आपको। सिलेबस का फ्रीडम, लास्ट टाइम जैसा बोला, बहुत सारे फ्रीडम है वो मिलने वाले हैं। तो वो थोड़ा हम आगे क्लियर करके जाएंगे तो उसको बढ़ावा मिलेगा और लोग ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी करने के थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा ले लेंगे। तो ग्रॉस एनरोलमेंट पे काम करना है। अभी का हमारा एडमिशन, जितने भी यंगस्टर है वो कितना एडमिशन लेते हैं, कहाँ पढ़ते हैं, हायर एजुकेशन तक कितने पहुंचते हैं, ये सब देख के तो क्या बोला है, देयर शैल बाय 2030 एटलीस्ट 1 लार्ज मल्टीडिसिप्लिनरी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट शुड बी देयर इन ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट। तो नेक्स्ट 6 साल में हर एक जिले में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में ऐसी बड़ी यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। तो वो बनने से क्या होगा, हमें आइडिया भी मिलती है, हमें एक रोल मॉडल आता है कि ये यूनिवर्सिटी ऐसी चलती है, ऐसी चलानी है, ऐसा एनईपी लगाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
टॉप इंस्टीट्यूशंस जो भी ब्लेंडेड और ऑनलाइन एजुकेशन देने के लिए तैयार है उनको भी बढ़ावा देना है, क्योंकि ऐसा नहीं कि हर एक बात अभी कि क्लासरूम में ही पढ़ाई जाए। तो 40% तक आप मूक्स ऑनलाइन तक ऐसा सब पढ़ सकते हैं, ऐसा एनईपी में बोला है, तो इसको भी बढ़ावा देना है। तो हमें अभी की एनरोलमेंट जो है वो जो 2018 में 26% थी उसको 2035 में 50% तक लेके जाना है। ये एनईपी का मकसद है, प्रिंसिपल है। तो ऐसी बातें मैं बोल रहा हूँ। मैं 10 मई को ये चैनल मैंने चालू किया है और बहुत अच्छे फीडबैक मुझे आते हैं। तो कोल्हापुर से देखो इंडस्ट्रियलिस्ट है विनय ठक्कर, ठक्कर सर, वो बोलते हैं द एक्सलेंट द प्रेजेंटेशन ऑफ एनईपी विद स्पेशल फोकस ऑन द इंडियन कल्चर, द हेरिटेज, कस्टम, स्ट्रेंथ, कैपेसिटीज, बडिंग टैलेंट को ये सब लगने वाला है। तो एक्सलेंट इनिशिएटिव है, उन्होंने अप्रिशिएट किया है विनय सर ने। यहाँ अनिल पेटे सर है नागपुर से, वो बोलते हैं थैंक्स फॉर शेयरिंग दिस वीडियो, नाइसली एक्सप्लेन एनईपी फॉर अ लेमैन। तो इसलिए मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, ये सिर्फ फार्मेसी के नहीं बोल रहा हूँ मैं, कि हर एक को जो भी इंडिया में हिंदी समझता है उसको उधर तक ये वीडियो जाना चाहिए, उन्होंने समझना चाहिए, तो ही हमें टारगेट कंप्लीट हो सकता है, तो नहीं हो सकता। एमडी बोरांडे सर सबको मालूम है, नेशनल फिगर है हमारे बोरांडे सर, मेरे गुरु है वो बोलते हैं द ग्रेट जॉब आत्माराम, एनईपी द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन टू बिल्ड प्रोफेशन एंड नेशन, यू हैव टेकन गुड इनिशिएटिव। ये सब देख के, फीडबैक देख के, सजेशन देख के मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो ये हमारा लास्ट मंथ का एक मंथ हो गया, उसका मेरे 4-5 वीडियो आपके पास आए हैं। वीडियो 1 था तो बेसिक एजुकेशन पे, हायर एजुकेशन पे, स्कूल एजुकेशन पे, और लोग बहुत उसको देख रहे हैं, मेरी सब्सक्रिप्शन बढ़ रही है, मगर मेरा इतना ही है कि 1 या 2 लोग देख के होने वाला नहीं है, प्रिंसिपल सब देख के होने वाला नहीं है। हर एक टीचर ने एनईपी समझना चाहिए, हर एक पेरेंट ने समझना चाहिए, टीचर, फैकल्टी, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, ऑल द डिसिप्लिन्स, फार्मेसी नहीं, इंजीनियरिंग, आर्ट, कॉमर्स, साइंस, यानी स्कूल तक सबने ये समझना चाहिए, तब ही हमारा एम रहेगा। तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के अभी जो समरी कर रहा हूं मैं, जो भी रिफॉर्म्स है, तो क्या है कि एंड ऑफ फ्रेगमेंटेशन, जो एफिलिएशन है और फ्रेगमेंटेशन है वो मिटाना है, क्लस्टर यूनिवर्सिटी की ओर जाना है हमें। ऑटोनॉमस, प्राइवेट, डीम्ड यूनिवर्सिटी, दे आर रेडी टू इम्प्लीमेंट, उनका बैकग्राउंड बना है। ऑटोनॉमस हायर एजुकेशन होने के बाद आप डिग्री गिविंग यूनिवर्सिटी बन सकते हैं, या टीचिंग इंटेंसिव बन सकते हैं, रिसर्च इंटेंसिव बनते हैं, वो 3 कैटेगरी है। द क्रिएट योर ओन ब्रांड, इससे क्या होगा कि हमारी यूनिवर्सिटी जैसे फॉरेन में है, हर एक यूनिवर्सिटी का खुद का ब्रांड है, वो ब्रांड कर सकते हैं और ग्रेजुअली आप बिग मल्टी डिसिप्लिन यूनिवर्सिटी इंडिया की बन सकते हैं। और उससे क्या होगा कि हमारा जो एनरोलमेंट रेशियो है वो 50% तक जाएगा 2035 में। धन्यवाद, नमस्कार। कुछ भी सुझाव है तो मुझे दे दो, मेरा ईमेल है, मेरा चैनल है। धन्यवाद। हम देखेंगे आगे जाके कि हायर एजुकेशन में और क्या होता है। थैंक यू।